तो मिनिमम लेंथ थोड़ी रखे लाइए तो बढ़ जाएगी ना। हमें मिनिमम लेंथ पूछिए कितनी हो सकती है जिसमें कि हमें फुल लेंथ इमेज दिख जाए। अगर कुछ और पोजीशन पे होगा तो वापस वहां उस पोजीशन का डायग्राम बना के फिर से ज्योमेट्री लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं चल पाए कोई और पोजीशन का अगर आता है तो बहुत सारी क्वेश्चन बन सकती है, हर एक क्वेश्चन का अलग अलग आंसर होगा। नहीं समझ में पर वो डायग्राम स्केच करने का तरीका एक ही होगा कि रे रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पहुंचानी पड़ेगी हर बार, आंख तक वापस। ये फंडा पकड़ के रखो तो उसके बाद सारे आंसर बराबर निकलेंगे। अगली प्रॉपर्टी, क्या हमने इसका वेक्टर फॉर्म बना दिया था? टू फाइंड द वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो वो कैसे? कैसे बताते हैं? Case number 10, to find the unit vector along the direction of reflected ray when along incident ray and normal are given। आपको प्रॉब्लम में इंसिडेंट रे के अलोंग यूनिट वेक्टर की वैल्यू दी है, नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर की वैल्यू दी है और निकालना क्या है? रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग। मतलब न्यूमेरिकल तुमको करना है पर अपन उसका रेडीमेड फुल बना रहे हैं कि हम जो आएगा रिजल्ट वो हमेशा ये रहेगा। नहीं चल पाए पर अब न्यूमेरिकल अगर आपको मिलता है बुक तो आपने वेक्टर पढ़ा है उसकी बेसिस पे जरा तुम पहले ट्राई मार के दिखाओ। मैं दे रहा हूँ यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे आई कैप अलोंग नॉर्मल एन कैप। आपको निकालना है आर कैप। ये क्वेश्चन एट द प्लेन मिरर। तो बस वेक्टर का यूज करना है, आप कैसे करोगे वो आपको सोचना है। ये वाला यूनिट वेक्टर निकालना है, दिस इज अननोन, ये दोनों की बात और दिक्कत फाइंड द एन कैप। ओनली आर कैप एंड एन कैप इज गिवन, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी गिवन नहीं है। अगर आप कंसीडर करोगे तो वो आखिरी में नहीं लिखना चाहिए। नहीं चल पाए थोड़ा और थोड़े just the application of vector। इंसिडेंस वगैरह सपोज करना है तो करो और वो लास्ट में एलिमिनेट होना चाहिए। इंसिडेंट रे के अलोंग का यूनिट वेक्टर गिवन है, नॉर्मल के अलोंग का यूनिट वेक्टर गिवन है, रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर निकालना है। इसने घर पे स्टार्ट किए होंगे तो बीच में कॉलम मिले होंगे ना, यानी कंफर्म है कि अभी कोई स्टार्ट किया ही नहीं है।
दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे देखा जाता है? अरे बोलो नालायक को, सबसे पहला सीन यही था हमारा क्लास में, सबसे पहला लेक्चर में दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? तो कभी चेंज होगा ही ना। तो अगर इस एंगल का नाम आप थीटा रख लेते हो सपोज, तो ये भी क्या होगा? अब आई कैप और एन कैप के बीच में थीटा नहीं होगा, क्योंकि आई कैप कॉन्वर्स हो रहा है ना, और एन कैप डायवर्स हो रहा है। सबसे पहले दिन ये एक्सरसाइज कितना पता है, हाउ टू ड्रॉ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, में ध्यान आया? यानी थीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन आई कैप एंड एन कैप। सोचो कि आगे फ्रेम कौन सी ले लोगे? मिरर के लॉन्ग, है ना? फ्रेम में सबसे दामन कभी नहीं छोड़ना। फ्रेम पे सॉल्व करो।
कैप का इसका कमी कैप का वेक्टर भी उसका होल स्क्वायर हम शुरू से एक ही प्रिंसिपल फॉलो करते आ रहे हैं, फ्रेम बनाओ और जीवन और वेक्टर का कोई भी खेल क्या कॉन्वर्जन वेक्टर पे खेल सकते हैं क्या? तो अपन को शुरू से आदत है कि कोई कॉन्वर्ज हो रहा हो तो उसको आगे बढ़ाकर डाइवर्ज करो। तो यहाँ पर ये डाइवर्ज है, नहीं छंटना, ये डाइवर्जन है, इसको भी नहीं छंटना, पर ये कॉन्वर्जन है तो पहले इसको आगे बढ़ा नहीं कर सकते, साइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चूंकि आर कैप और आई कैप के बीच में अब एंगल कितना दिख रहा है? 180 माइनस 2 थीटा दिख रहा है। और अपन फ्रेम मेथड लगाते हैं। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, कैप है मतलब सबके मैग्नीट्यूड 1 ही है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? फ्रेम में अगर तोड़ूंगा तो ये थीटा, तो ये थीटा तो इधर आएगा 1 इंटू साइन थीटा, ये 1 है ना, और इधर आएगा 1 इंटू, तो यानी आई कैप इन फ्रेम वेक्टर फॉर्म में क्या लिखाएगा? साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप। अरे इस फ्रेम में कहलाएगा ऐसी आर कैप को भी रिजॉल्व कर दो फ्रेम में, तो इधर क्या आ जाएगा? साइन थीटा आएगा इसका, और इधर जाएगा तो यानी आर कैप का फ्रेम से वेक्टर क्या बन जाएगा? साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, है ना।
किसी एक एंगल को इल्यूमिनेट करना था, तो अब साइन को हटाना था, ये कॉस तो क्या है कि अपन बना लेंगे आई कैप और एन कैप के बीच में, तो आप साइन को इल्यूमिनेट करो, नीचे वाले में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट किया, तो माइनस माइनस प्लस, अरे गया आगे, तो यानी आर कैप माइनस आई कैप हो गया 2 cos थीटा जे कैप। आर कैप हमें निकालना है, पर ये दिया नहीं हमें, तो यानी इसको भगाना है, तो हम एन कैप और आई कैप के थ्रू भगा सकते हैं इसको। भाई एन कैप और आई कैप के बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा, तो इसका मतलब आई कैप डॉट एन कैप अगर मैं करूं, एंगल निकालने का एक ही तरीका पढ़ा था मैंने, डॉट प्रोडक्ट, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b, अरे याद आया, तो वही लगा रहा हूं मैं, cos थीटा, cos इनके बीच में कितना है 180 माइनस थीटा, तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a 1 मॉड b 1, थीटा निकालने का फॉर्मूला cos ऑफ 180 माइनस थीटा, यानी cos थीटा की वैल्यू हो गई माइनस आई कैप डॉट एन कैप, आई कैप एन कैप दिया हमें और आर कैप निकालना था, आ गया आर कैप इक्वल टू आई कैप, cos थीटा की वैल्यू रख रहा हूं, तो माइनस ट्वाइस ऑफ आई कैप डॉट एन कैप इनटू ये वाला जे कैप। अब ये जो जे कैप है वो अल्टीमेटली है क्या? जे कैप तो इसी की डायरेक्शन का है ना, तो उसको मैं एन कैप ही लिख सकता हूँ, एक ही डायरेक्शन के दो यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में आएंगे ना, तो मैं जे कैप को हटा के क्या लिख दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। आपको आई कैप दिया है, एन कैप दिया है और आर कैप निकालना था, तो बस पहले उन दोनों का डॉट कर दो, जो आंसर आएगा वो एक स्केलर नंबर आएगा, उस स्केलर नंबर को एन कैप के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई मारो और आई कैप में तो उसका डबल माइनस, तो दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो इसको आप फॉर्मूला बना के याद ही रखो, एग्जाम में बार बार हम सोच के नहीं निकालेंगे। हेडिंग क्या दिया इसका? हेडिंग दिया टू फाइंड द यूनिट वेक्टर along the direction of reflected ray। और तो साइन कॉस दोनों बचवा लिए, गलत कर गया यार, शुरू के सारे स्टेप तरीका है। चलिए एक प्रॉपर्टी हम कर लेते हैं, फिर ब्लैंक मिरर को यहाँ रोक देंगे और शुरू करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। ये ग्लास तो पॉलिश्ड है हमारी खिड़कियों में, है ना, नहीं पर कुछ पार्ट देखो पर अनपॉलिश्ड है, पर है उस अनपॉलिश्ड पार्ट पर सामने जब जाते हो तुम, तो तुम्हें तुम्हारी एक काली काली सी इमेज दिखती है, कोई कितना भी गोरा हो काला दिखता है उसमें। अरे दुनिया में विंडो कई बार देखो घरों में भी जो अनपॉलिश्ड विंडो होती है ग्लास, उसमें तुम्हारी एक धुंधली सी इमेज दिखती है ना आपको। तुम कितने भी गोरे हो, दिखते कैसे हो, सब काले दिखते हो, क्योंकि उस इमेज की इंटेंसिटी क्या है, कम। इसका मतलब उस ग्लास में बहुत कम अमाउंट ऑफ रेज ही क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, बहुत लेस परसेंटेज ही क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी मैक्सिमम परसेंटेज ट्रांसमिट हो रहा है, अंदर रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ जा रहा है, इमर्ज हो रहा है, यानी सारा का सारा अमाउंट उसमें से रिफ्लेक्ट होकर आ जाता, तो फिर तो मुझे एकदम क्लियर इमेज दिखती मेरी, जो रोज अपने क्लास में हम देख के आते हैं, उसमें क्यों दिखती है हमारी क्लियर इमेज, पूरा पॉलिश है, तो कुछ भी रेज ट्रांसमिट सारी की सारी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर आ रही है।
यानी इस दुनिया में जब भी कोई अनपॉलिश ग्लास होगा तो गारंटेड है उसमें कुछ ना कुछ तो इम्प्यूरिटी ओपेक पार्टिकल होंगे जो बहुत कम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट का रिफ्लेक्ट करेगा। ये पक्का हो गया। एक लेस परसेंटेज हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। चलिए तो अगली प्रॉपर्टी उसी पर बेस्ड है। केस नंबर 11। पापा मम्मी के साथ कभी जू वगैरह जाते हो, चिड़ियाघर बचपन में गए थे, वहां पर एक मिरर रूम होता था। तो वो वहाँ थिक ग्लास के मिरर में आपको बहुत सारी इमेजेस दिखती थी, एक के बाद एक से ज्यादा। तो उस पर क्वेश्चन आ जाता है। देखिए पहले समझ लीजिए, फिर मैं इसका स्टेटमेंट लिखाता हूँ। पहले समझ लीजिए। हेडिंग पेपर है कि सादा रिफ्लेक्शन इन अ थिक ग्लास मिरर। रिफ्लेक्शन इन अ थिक ग्लास मिरर, मोटे कांच का मिरर। रिफ्लेक्शन इन अ थिक ग्लास मिरर। एक मोटे कांच का मिरर लिया, इतनी थिकनेस ले रहा हूं। मिरर है तो एक तरह से पॉलिश होगा और ग्लास की थिकनेस सादा। मान लेते हैं कि ये जो ग्लास है क्राउन ग्लास है। दो ग्लास चलते हैं, क्राउन ग्लास, स्प्रिंग ग्लास। केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे ग्लास की थ्योरी। तो मान लेते हैं क्राउन ग्लास है और इस क्राउन ग्लास की औकात मान लेते हैं कि इस पर जितनी भी लाइट पड़ती है उसका 10% रिफ्लेक्ट करता है, बाकी 90% कुछ ना कुछ लेस परसेंटेज देना था ना। तो मैंने सपोज कर लिया कितना है, 10%। तो लेट्स से एक ऑब्जेक्ट से 100% इंटेंसिटी चली तो सबसे पहले उसको क्या मिली, अनपॉलिश सरफेस। पहले तो अनपॉलिश सरफेस मिली। उसने कहा कि मेरी औकात है मैं 10% क्या कर दूंगी, तो 100 का 10%, 10 पहला इमेज 90 अंदर गया, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो गया। थोड़ा बहुत तो रिफ्लेक्शन आता है। पर अब सामने कौन मिल गया, पॉलिश। पॉलिश क्या बोलेगा, पूरा का पूरा ही क्या कर देगा, तो पूरा का पूरा 90 क्या कर दिया, अरे रिफ्लेक्ट हो गया। और वापस कौन मिल गया फिर, अनपॉलिश। उसने कहा मैं इसका 10% क्या कर दूंगी, अरे रिफ्लेक्ट 9, बाकी बाहर कितना भेजा, 81 सेकंड इमेज। अब इस 9 का पूरा 9 इधर आया, फिर इसका 10% 0.9, बाहर कितना आया, 8.1 थर्ड इमेज। अब ये डायग्राम दिखाया था दूर दूर, ये तो माइक्रोमीटर में हो गया ना सर काम। तो इसका मतलब थिक ग्लास मिरर में एक से अधिक इमेजेस बनती है ना, अरे बनती है। अब दिमाग क्या बोलता है एग्जाम में कि एक से अधिक इमेज बनती है तो जो पहली इमेज होगी वो सबसे ज्यादा ब्राइट होगी। ब्राइट तो कौन सी बन गई, 81 इंटेंसिटी में। अब ये 10 है और उसके बाद तो सब कम होंगी। अरे बड़ा है इनिशियल वे। देखिए इन अ थिक ग्लास मिरर, in a thick glass mirror, in a thick glass mirror always more than one images are formed, more than one images are formed in which second image is most brightest, in which second image is most brightest। चलिए अब प्लेन मिरर को यहाँ रोकते हैं और चलते हैं स्फेरिकल मिरर की दुनिया में। आओ बना दो बना।
सर इसमें इमेज मिरर के किधर फॉर्म होगा, इसमें इमेज फॉर्म किधर होगा? सब जितनी भी इमेज यहाँ पे बन रही है बेटा, ये जैसे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आई है तो ये अंदर गई, रिफ्लेक्ट होके ही तो अंदर ही दिखेगी ना, ये समझ में आई। जो सिस्टम के अंदर हमें दिखाई दे रही, चिड़ियाघर में जाके जब आप देखते थे तो एक ग्लास आपको मिलता था, थिक ग्लास मिरर, उसमें सेवरल साइड में हमें बहुत सारी इमेज, वो वाला केस नहीं है, आपने सामने पैनल मिरर जिसमें इंफ्रारेड इमेज बनती है ना, और वो एक के पीछे एक बनती है, आपने बना के देखा लास्ट टाइम, वो सब एक के पीछे एक कैसे बनती है, ये सब साइड में बनती है। एक बार हम खड़े एक थे पर दिखाई बहुत सारे दे रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा ब्राइट कौन सा दिख रहा है? जो सेकंड इमेज। ये मिरर का प्रॉपर्टी क्या बताया आपने? मतलब वो जो ठीक का 10% क्या करते हैं? ये नहीं पता। अरे कोई भी अनपॉलिश ग्लास है, अगर पॉलिश है तो उस पर जितना भी इंसिडेंट होगा लाइट उतना का उतना पूरा का पूरा क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट, क्योंकि दूसरी तरफ जा ही नहीं पाएगी। पर अगर अनपॉलिश है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटी पार्टिकल होते हैं अंदर, ओपेक पार्टिकल, जिसपे जो लाइट रे गिरती है वो वहां से क्या करेगा? उसको रिफ्लेक्ट कराता है, बाकी सब अंदर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो अपन ने मान लिया कि ये जो ग्लास लिया है, एक लेस परसेंटेज लेना था तो 5% लेके कर ले, 10% ले ले, 15% ले ले, पर लेस ले, तो हर बार कौन सा इमेज सबसे ज्यादा ब्राइट दिखेगा? सेकंड। तो मैंने वो करके देखा कि यार सबसे पहले अनपॉलिश मिला, तो अनपॉलिश की मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है? थोड़ा अमाउंट रिफ्लेक्ट करना था तो मैंने थोड़ा अमाउंट रिफ्लेक्ट कर दिया, बाकी मेजर अमाउंट अंदर चला गया, और फिर मिल गया पॉलिश तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो गया, और फिर वापस अनपॉलिश मिल गया तो उसका 10% रिफ्लेक्ट हुआ, बाकी 81 बाहर आया। चलो अगला हेडिंग दो, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर का इनिशियल बातें करने की कोई जरूरत है क्या? अरे हॉलो स्फेरिकल ग्लास, वैसे कुछ पार्ट ऐसे काट के बाहर निकलना यहाँ से, तो क्या जी आर्क है गए? आर्क है? अरे स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है, आर्क है, एक सरफेस है ऐसी, अरे एक प्लेट है ना तश्तरी बाहर, नहीं समझ में आई? आर्क नहीं है वो लिखा एक सरफेस है जिसका सरफेस एरिया है कुछ, पहले पढ़ा, और डायग्राम में हम उसको 2D में ऐसा बनाते हैं। अब इसमें एक पूरी सरफेस है जिसमें जो उठी हुई सरफेस होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, और जो अंदर की तरफ धंसी हुई है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्केव सरफेस। जब आप उसकी कॉन्वेक्स सरफेस का पॉलिश कर देते हो तो फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी हो जाती है? इसलिए उसका तुमने बचपन में नाम क्या रख दिया था? अरे यार ये सब पढ़ाना था, और पहली बार में जवाब दिया नहीं ठीक से, तो बोल रहे आर्क है। और अगर इसकी कॉन्केव सरफेस की पॉलिशिंग कर दें तो वो क्या कहलाता है? फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी हो गई? कॉन्वेक्स। इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया? जिस स्फीयर से भी काट के लाए इस कर्वेचर को, उसका जो सेंटर होगा वही इसका कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सब लिखने की जरूरत है क्या? वो जो कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके मिड पॉइंट को बोलेंगे हम पोल, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलेंगे। अरे याद आया था? ये सब लिखने की जरूरत है क्या? अब इसी डायग्राम एडी की बना दो बस, जल्दी फटाफट। होलो स्फेरिकल ग्लास में से कुछ पार्ट कट आउट किया,
उसको बाहर लाए, दो सरफेस दिखी, उसमें से एक सरफेस की पॉलिशिंग की, तो नाम पड़ गए मिरर के। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत। तो डिफाइन करने वाली पहली टर्म लिखना अपर्चर। मैं बताएगा, ये सब बचपन में नाम सुने हुए आपने। व्हाट इज अपर्चर? The effective surface of the given mirror from which the light rays gets reflected. जितनी सरफेस पे से लाइट रेस क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, उस सरफेस एरिया को बोला जाता है अपर्चर। पर अब यहाँ गड़बड़े, तो ध्यान देना, वो सारे न्यूमेरिकल में अपर्चर देते हैं सेंटीमीटर या मीटर में, तो दिमाग खराब होता है कि यार हमने तो अपर्चर का डेफिनेशन पढ़ा था, पूरा सरफेस होता है वो, तो सरफेस एरिया देना चाहिए था ना। और कॉलम में क्या देंगे, अ कॉन्केव मिरर ऑफ अपर्चर 10 सेंटीमीटर, अ कॉन्केव मिरर ऑफ अपर्चर। तो उसका मीनिंग ये है, अगर अपर्चर 10 सेंटीमीटर लेंथ दे रहा है तो इसका मतलब उसके टॉप पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 10, यानी ऊपर वाला 5, नीचे वाला ये लेके न्यूमेरिकल करेंगे। समझ में आ रहा है? पर डेफिनेशन वाइज अपर्चर क्या लेंथ है? Aperture is the effective surface of the given mirror from which light rays gets reflected. Look, aperture, the effective surface of a spherical mirror the effective surface of a spherical mirror from which the light rays get reflected, from which the light rays gets reflected is called aperture. फिर नीचे नोट करके लिख दो एनोटी, अपर्चर गिवन इन लेंथ फॉर्म, अपर्चर गिवन इन लेंथ फॉर्म is the shortest distance between top point and lowermost point of the mirror. Top point and lowermost point of the mirror. चलिए दूसरा टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, फोकस। आइए देखिए, पहले कॉन्केव मिरर ले रहा हूं इधर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले बताओ, प्लेन मिरर पे तो हम नॉर्मल बड़े इजीली बना लिया करते थे कि भैया 90 पे नॉर्मल आएगा हमेशा। यहाँ नॉर्मल कैसे बनाऊं? अगर मैंने एक इंसिडेंट रे यहाँ छोड़ी, अब मुझे बनाना है नॉर्मल, तो नॉर्मल कैसे बनाऊं? तो सीधे सीधे बोलना, ऐसा लंबा खाना जो खा रहा है टेंजेंट के परपेंडिकुलर, डायरेक्ट बोलना रेडियल। अरे हर जगह नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे बनाया अपन ने स्फीयर पे? रेडियल बनाया था ना। पर हर बार ऐसा लंबा खाना क्यों खाते हो? कि सर पहले टेंजेंट बनाओ और फिर उसका परपेंडिकुलर बनाओ। टेंजेंट का परपेंडिकुलर क्या होता है? रेडियल। कोई दिक्कत? यहाँ पर उस इंसिडेंट पॉइंट को क्या कर दूं? और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दूं, वो कहलाएगा उसका नॉर्मल। तो ये हो गया इसका नॉर्मल। तो इसका मतलब फिर ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो फिर उतने ही एंगल पे क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी। तो उतने ही एंगल से हमने इसको रिफ्लेक्ट किया। तो क्या हो गया? हाँ कर एक मिनट मेरा समझा लो।
आप सही बोल रहे हो। अभी पर पहले सीधे रूल बता रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन करते कैसे स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन समझ में आया था फटाफट, कि नॉर्मल ड्रॉ किया और फटाफट एंगल दिख जाता। और अब स्फेरिकल मिरर पे कैसे करेंगे हमेशा? नॉर्मल कैसे बनेगा हर बार? सेंटर ऑफ कर्वेचर उस पॉइंट पर ज्वाइन करो। तो यानी कॉन्केव मिरर में जितनी भी ऊपर की रेज होंगी सब रिफ्लेक्ट होकर नीचे आएंगे। तो सर हर बार नॉर्मल नीचे से आएगा ना उसका, और जितनी भी नीचे की रेज होगी उनका नॉर्मल आएगा ऊपर से। अरे यहाँ से आएगा नॉर्मल, ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो फिर उतने ही एंगल पे क्या होंगी वो? अरे फिर रिफ्लेक्ट होगी, तो सारी नीचे की रेज ऊपर जाएंगी, सारी ऊपर की रेज। तो पता चला कि भैया ये सब रेज जितनी भी पैरेलल थी वो सब रिफ्लेक्ट होकर एक्चुअली में प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट पे जा जाके मिल रही। एक्चुअली में, रियली में प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट पे क्या हो रही थी? बार बार मीट कर रही। यही कहानी जब कॉन्वेक्स में देखने का। अब कॉन्वेक्स में उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्यों एक दूसरे से बतिया रहे हो, क्या दिक्कत है? जिनको पता है, क्योंकि अपन बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं ना बच्चों की 9th क्लास, तो पता ही होना चाहिए, सब नहीं डिस्कस करते हैं। आज तक मैंने किसी क्लास में सब नहीं पढ़ा, सीधे चैप्टर चालू करते हैं केसेस नहीं समझ में आई। पर हमारे पास एक दो बच्चे भी अगर हैं चाहते हैं कि नहीं यार उनको पता करना है फिर से, तो इसलिए बता रहा हूं। बाकी लोग चुपचाप बैठो जिनको पता है, नहीं चल पे उनको सुनना है, एक बार फिर से देखना है, उनको सुनने दो ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा किस तरफ होता है? पॉलीस्टैटिक। इसका सामने था, इसका अनपॉलीस्टैटिक में था, पॉलिश का किधर जा रहा है? तो अब इसके अंदर ऊपर से कोई रे तो नॉर्मल तो उधर से आएगा ना, नॉर्मल तो इस तरफ से आएगा, तो वो ऊपर निकल जाएगा ना। नहीं समझा? हर बार कहीं भी रे बनाओ, यहां भी लाओगे तो वो नॉर्मल ऊपर निकल जाएगा, तो हर बार इंसिडेंस ऊपर की तरफ होगा, तो फिर उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट करूंगा, तो अब ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी ना, तो उसको पीछे प्रोड्यूस करें तो इट एपियर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा प्रतीत होता है, एपियर्स, कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। नीचे वाली रे देखें, ऊपर वाली तो ऊपर निकल गई, नीचे वाली क्या हो जाएगी? इसका नॉर्मल इधर से आएगा, अच्छे से नहीं आया तो ऐसे मिटाने का, और फिर वापस कोशिश करना, कोशिशें सफल हो जाती। अरे नॉर्मल नहीं आई, तो ये क्या होगा? अब इसका इंसिडेंस ये बनेगा, तो वो रुकते एंगल पर नीचे होगी ना रिफ्लेक्टेड, तो पता चला कि सब की सब एक ही पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिख रही। जितनी भी पैरेलल बीम गिरी थी सब की सब क्या पता चला? एक ही पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखी। अरे चल भाई, कोई दिक्कत? यानी कॉन्केव मिरर में रियली में एक ही पॉइंट पे कॉन्वर्ज होती हुई दिखी, और कॉन्वेक्स मिरर में इट एपियर्स, कहीं वो निकलने नहीं वहां से, इट एपियर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड, इस सिंगल पॉइंट का नाम क्या रखा दोनों जगह? तो इसका मतलब कॉन्केव मिरर का फोकस हमेशा रियल होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हमेशा वर्चुअल है, वो है नहीं। नहीं समझा? कोई दिक्कत? देखिए फोकस का डेफिनेशन, when a parallel beam of light, when a parallel beam of light incidents on a spherical mirror, when a parallel beam of light incidents on a spherical mirror, then either it converges
at a single point on principal axis, either it converges at a single point on principal axis, or it appears to diverge, from a single point on the principal axis, from a single point on the principal axis, on the principal axis, after reflection, this particular point is called focus. This particular point is called focus. तो डायग्राम मार दो फटाफट जल्दी। कॉनकेव के लिए लिख दो कि वो रियल फोकस है, कॉन्वेक्स के लिए लिख दो कि वो वर्चुअल फोकस होता है। बन गया। बन गया। बन गया। चलो, तो इस डायग्राम में ये I तो ये भी I होगा, अल्टरनेट एंगल। ये I तो ये भी I, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पूरा 2I तो ये नीचे ये भी 2I हो गया, अल्टरनेट एंगल। अरे होगा। तो
ट्रायंगल ACF दिखता है। यहाँ से समझना, तुम लोगों की बचपन में आदत है बस बोले सर हाँ F = R/2, वो सिर्फ शॉर्ट अपर्चर में होता है। अब हम बड़े हो गए, अब न्यूमेरिकल लार्ज अपर्चर का आएगा। नहीं समझ में आई? पहले बचपना था तो उसको बराबर देखना। अपन ऐसा करते हैं ना, जनरल फॉर्मूला डिराइव करते हैं और उसको चेक करते हैं कि उस फॉर्मूले से हमारा बचपन वाला आएगा कि नहीं समझ में आई? तभी वो जनरलाइज कराएगा ना कि अभी कहीं भी यूज हो सकता है। और देखिए ट्रायंगल ACF दिखता है, दिखता है, कैसा दिखता है? बोलो कैसा दिखता है? 840 दिखता है। तो एंगल इक्वल है ना, तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होंगी? तो इसका मतलब AF और FC इक्वल होंगे, इसमें कोई शक? पक्का? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप क्या नीचे। अब बचपन में क्या होता था, सीधे शॉर्ट अपर्चर के लिए बोल दिया। शॉर्ट अपर्चर हो जाना मतलब क्या हो जाना, टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट एक दूसरे करीब आकर छोटा सा मिरर है। शॉर्ट अपर्चर छोटा सा अपर्चर है, तो उसमें क्या होगा, A से जब भी मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो वो P को कोइंसाइड करेगा ना, जैसे जैसे शॉर्ट हो जाएगा। नहीं आई? और पहले अपन जनरल अपर्चर के लिए करते हैं, फिर बाद में देखते हैं शॉर्ट में क्या हो। न्यूमेरिकल अब जनरल अपर्चर के लिए आएगा। F और R के रिलेशन पे न्यूमेरिकल अक्सर बनता है, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस देंगे एक थीटा की वैल्यू, I की वैल्यू। ट्रायंगल AFB दिखता है, और दिखता है कैसा दिखता है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें राजू cos 2i मार दो। है राजू? राजू कोई भी हाँ करा करो यार। cos 2i मार दो तो वो क्या बोलत रही? FB अपॉन AF बोलत रही। अभी देखो यहाँ पे CF और F आपस में इक्वल थे। बड़े वाले ट्रायंगल में जाओ, ट्रायंगल ACB, उसमें cos I क्या बोलत रही? CB upon AC and AC is radius of curvature। अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे भी ज्वाइन करो सब रेडियस होती है ना। नहीं आई? फिर में सेंटर से कहीं भी ज्वाइन करो सब रेडियस है। इसको R लिया, cos I is CB upon कोई दिक्कत? CP बोले तो CF plus FP